वेलकम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम जो है अधिनायकवाद पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने अधिनायकवाद के अर्थ और उसके लक्षण की चर्चा की थी। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और मुख्य रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से कारण हैं जिसके कारण बार बार घूमकर अधिनायकवाद हमारे जो है सामने आ जाता है, हमारी व्यवस्था का हिस्सा बनता है और फिर से हम जो है उनकी बुराइयों को जीते हैं, उसका एहसास करते हैं, फिर जो है बदल करके हम एक बेहतर प्रजातांत्रिक व्यवस्था की ओर जाते हैं। और ये जो चक्र चलता रहता है, इसके पीछे कारण क्या है और फिर इसके गुणों की भी चर्चा करेंगे। तो इस संदर्भ में अधिनायकवाद के बार बार जो है अस्तित्व में आने के पीछे कारण क्या है? कारण वो अपेक्षाएं हैं, जो अपेक्षाएं नागरिकों की पूर्ण नहीं हो पाती। वर्तमान इस बात में लगभग एक मत है, लगभग जो है इस पर कंसेंसस है कि संसार ने अब तक जितने भी शासन व्यवस्था का प्रयोग किया है उन सभी में प्रजातांत्रिक प्रणाली सबसे बेहतर प्रणाली है। मूल्यों और आदर्शों के आधार पर देखें, उसके संचालन के आधार पर देखें, उनके संस्थाओं के संगठन या उसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया के जो मुख्य आधार हैं उसको उस दृष्टिकोण से देखें या मानव सभ्यता के विकास के दृष्टिकोण से देखें, सभी दृष्टिकोण से आप इस निष्कर्ष पर सहजता से पहुंच सकते हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था सर्वोत्तम शासन व्यवस्था है। परंतु एक चौंकाने वाली चीज़ है, पिछले शताब्दी के अंतिम दशक में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वे किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय रूप से जब सर्वे किया गया तो ये पाया गया था कि मोर देन 50% पीपल वे आर डिससेटिस्फाइड विद द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था से जो है 60% के लगभग व्यक्ति असंतुष्ट थे, जिसका बहुत स्वाभाविक सा परिणाम था कि वह लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था तो खुश नहीं थे और निश्चित रूप से यदि उन्हें कोई व्यवस्था उसे बेहतर दिखाई देती है तो उसकी ओर जाएंगे, प्रजातंत्र के विरुद्ध जाने को वो तैयार बैठे थे। तो दरअसल समस्या क्या है, क्यों होता है ये जो असंतोष है, ये जो अविश्वास है, उसके पीछे कारण क्या है? तो ये सबसे पहले हमें ये एनालाइज करना होगा कि वो कौन से कारण हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि नागरिकों की आकांक्षाएं, नागरिकों की आवश्यकताएं, नागरिकों की उम्मीदें जो शासन से है, यदि वो पूर्ण नहीं होती तो असंतोष उत्पन्न होता और उस असंतोष के अतिरेक में जो है वो कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का चुनाव करते हैं जो प्रजातंत्र से निश्चित रूप से बेहतर व्यवस्था नहीं कही जा सकती। और इस दिशा में वो जो चुनाव करते हैं उसमें एक व्यवस्था अधिनायकवाद व्यवस्था ही है। तो कारणों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि भ्रष्ट शासन व्यवस्था, क्यों लोगों की आवश्यकताएं या लोगों की आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाती, उसके कारण के शासन व्यवस्था ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट हो जाती है। शासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो जन कल्याण या जनता के हितों के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं या अपने वर्ग के हितों की रक्षा करना जो है ज़्यादा जो है बेहतर समझते हैं या उसको प्राथमिकता देते हैं। और इस भ्रष्टाचार के कारण, इस भ्रष्ट शासन व्यवस्था के कारण नागरिकों की जो उम्मीदें हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाती और इस तरह वो धीरे धीरे व्यवस्था से खिन्न होते जाते हैं, असंतुष्ट होते जाते हैं। दूसरी चीज़ है राजनीतिक और आर्थिक दुरावस्था या अव्यवस्था। प्रजातांत्रिक व्यवस्था कई बार किसी देश के लिए लायबिलिटी बन जाती है। जैसा कि हमने कई बार देशों में देखा है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो है
प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुने हुए जो जो प्रतिनिधि होते हैं वो जो है प्रक्रिया का लाभ उठाते हुए वैसे लोग अधिक शामिल हो जाते हैं जिनके लिए सत्ता का दुरुपयोग बहुत ही आम बात है। सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य उनका स्वयं के हितों को साधना है, परिवार के हितों को साधना है, अपने अपने वर्ग के हितों को साधना है, न कि जन कल्याण के हितों को साधना है। और इसके कारण जो है राजनीति में अस्थिरता पैदा हो जाती है, खास करके संसदीय प्रणाली में तो ये बहुत आम सी बात है। और इस प्रकार से बार बार जो है सरकारें बदलती हैं, बार बार चुनाव होते हैं, इससे जो है जनता परेशान हो जाती है। इससे और इसके कारण जो है आर्थिक अवस्था भी बिगड़ती जाती है, क्योंकि एक मॉडर्न स्टेट के लिए या एक विकासशील देश के लिए बार बार जो है सत्ता परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन के लिए जो है अत्यंत खर्चीली व्यवस्था जो चुनाव की पद्धति है उसको बार बार जो है अमल में लाना, इस सब से जनता जो है परेशान हो जाती है। और इस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक जो अस्थिरता है, आर्थिक जो दुरावस्था है, जो अव्यवस्था है, इन सभी से चिढ़ करके वह प्रजातंत्र के विरोधी हो जाते हैं। और इसी संदर्भ में जो है जब लोगों की समस्याएं बढ़ती जाती हैं, खास करके बेरोजगारी की, गरीबी की, अशिक्षा की, जो है कुपोषण की, ये समस्याएं जब बढ़ती जाती हैं और इन समस्याओं का समाधान दिखाई नहीं देता, तब जो है लोग आंतरिक रूप से ही एक जो है दुश्मन या शत्रु की खोज करने लगते हैं। और ऐसे आइडियोलॉजी का जन्म होता है जिसकी परिणति उग्र राष्ट्रवाद में होती है। उग्र राष्ट्रवाद में राष्ट्र के भीतर ही इनेमी ढूंढने का प्रयास किया जाता है, दुश्मन ढूंढने का प्रयास किया जाता है, और पूरी जो है मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। और ये उग्र राष्ट्रवाद जो है एक ऐसे नेतृत्व को जन्म देता है जो नेतृत्व निरंकुशवादी या सर्वाधिकारवादी व्यवस्था को लाने में जो है महत्वपूर्ण योगदान करता है। ये तो सामान्य कारण है, जहाँ कहीं भी हर काल में ये देखने को मिला है कि जब जब जो है शासन व्यवस्था भ्रष्ट हुई है, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है, आर्थिक रूप से दुर्गति हुई है, तब तक जो है इस तरह के उग्र राष्ट्रवाद या संकीर्ण राष्ट्रवाद का जन्म होता है। और इस राष्ट्रवाद ऐसी व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है जो सर्वाधिकारवादी या अधिनायकवादी व्यवस्था होती है। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य में जो जर्मनी में, रूस में, जापान में और इटली में जो अधिनायकवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, उन व्यवस्था के जन्म की बीज जो है प्रथम विश्व युद्ध में जो है दिखाई देते हैं। रूस में, जैसा कि हम जानते हैं कि रूस की जो आंतरिक स्थिति और जो बद से बदतर होती चली गई, आर्थिक जो है अवस्था जो खराब होती जा रही थी, और प्रथम विश्व युद्ध के कारण ये व्यवस्था और बिगड़ गई, जनता त्राहिमाम करने लगी। और इसी बीच जो है वहाँ साम्यवादी क्रांति होती है, और साम्यवादी क्रांति के जो है पीठ पर बैठकर ही वहाँ पर जो है वामपंथी सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की स्थापना होती है, जिसमें स्टालिन जैसे कठोर और निरंकुश नेतृत्व का जन्म होता है। और उनके द्वारा जो है अपने देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो व्यवहार किया जाता है उसके जो है घातक परिणाम सामने आते हैं। तो ये जो व्यवस्था का जो जन्म हुआ रूस में, इसके लिए जो है वहाँ की आंतरिक स्थिति और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उस आंतरिक स्थिति की में और गिरावट और पतन जो है वहाँ पर जो है यहाँ पर अधिनायकवादी या सर्वाधिकारी व्यवस्था का मुख्य कारण बना। इसी प्रकार से इटली जो है, जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के साथ लड़ा था लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो उसकी स्थिति थी वो धीरे धीरे और बिगड़ती चली गई। और उस बिगड़ती हुई स्थिति में जो है वहाँ के लोगों ने जिस व्यवस्था को स्वीकार किया वो मुसोलिनी की अधिनायकवादी व्यवस्था थी। वर्साई की संधि में जर्मनी के साथ किया गया व्यवहार जो है वो जर्मनी में अधिनायकवादी व्यवस्था
के लिए जिम्मेदार था, नाजी पार्टी के उत्थान के लिए जिम्मेदार समझा गया। क्योंकि विद्वानों का ये कहना बिल्कुल सही साबित हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीच जो है वर्साई की संधि में ही निहित थे। तो इस तरह से वर्साई की संधि में जो मिसट्रीटमेंट, जो माल ट्रीटमेंट जर्मनी के साथ किया गया और जर्मनी पर जो पूरे जो है युद्ध की हानि का जो भार मर दिया गया और उसके लिए उसे जिम्मेदार बताते हुए उसका दोहन किया जाने लगा, इसके कारण जो है वहाँ हिटलर के नेतृत्व में अधिनायकवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। ठीक इसी तरह से इन सभी जगहों पर स्थितियों को और बदतर बनाने में 1930 की आर्थिक मंदी बहुत ही विशिष्ट रूप से जो है उत्तरदायी कारण था। पहले ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद की जो स्थिति थी उसमें इन राष्ट्रों की स्थिति आर्थिक रूप से खराब थी। इस आर्थिक रूप से खराब व्यवस्था को आर्थिक मंदी ने और गंभीर बना दिया और ऐसी अवस्था में जब नागरिकों के लिए किसी प्रकार का कोई रिलीफ किसी कोरोना से नहीं मिल रहा था, तब वैसे नेताओं का जन्म बहुत ही स्वाभाविक था जिसने नारा दिया कि वो उसके समर्थन करे और वो उस देश को या उस देश के नागरिकों को इस जो है पतन की ओर जाती हुई या निराशा में डूबती हुई समाज को जो है वो आशा की किरण देंगे, जो है आर्थिक समस्याओं से निकाल करके जो है राष्ट्र को सशक्त बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। और इस तरह के नारों में जो है नागरिकों ने इन नेताओं का समर्थन किया और जिसकी परिणति मूल रूप से जो है अधिनायकवादी व्यवस्था के स्थापना में हुई। तो इस प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अधिनायकवादी व्यवस्था है, सर्वाधिकारीवादी व्यवस्था की स्थापना है, उसके लिए बहुत सारे विशिष्ट कारण, स्पेशल reasons were responsible and for the growth and development of the totalitarian or dictatorial regime। तो इसके अलावा जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिस राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, राष्ट्र संघ ने भी जो है अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं किया, बल्कि यूँ कहें कि वह अपनी भूमिका या अपने दायित्व को निभाने में जो है अक्षम रही और इसके कारण जो है इन देशों में खास करके जर्मनी, इटली, जापान इत्यादि देशों में सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का जन्म हुआ। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि फेल्योर टू डिलीवर बाय द democratic governments is the main reason for the growth and development of dictatorial or totalitarian regime। ये चीज़ें स्थापित हो जाती है यदि प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से काम करें और नागरिकों के आवश्यकताओं को ठीक प्रकार से समझें, उनके समाधान के लिए ईमानदारी से प्रयास करें और ईमानदार नेतृत्व हो, तो कोई कारण नहीं है कि लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था से खिन्न हो और वह अधिनायकवादी या सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की ओर मुड़े। इसका कोई कारण नहीं। अब हम थोड़ी अधिनायकवाद व्यवस्था के गुणों पे दृष्टि डालें। चूँकि जो है हमने प्रजातंत्र के गुण और दोष देखे थे, तो अधिनायकवादी व्यवस्था के भी कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जिसको रेखांकित किया जाना जरूरी है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि राष्ट्रीय भावना और एकता की स्थापना करता है। अधिनायकवादी व्यवस्था निश्चित रूप से राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्र की एकता की बात करता है और छोटे मोटे जो डिफरेंसेस हैं जो विद इन द स्टेट होते हैं, जो राज्य के भीतर होते हैं, उनको पाट करके राष्ट्र को एक मजबूत आधार प्रदान करने का काम करता है। दूसरी बात, जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं होती है, खास करके प्रजातंत्र में जो संगठनात्मक संरचना होती है और उसके गठन की जो प्रक्रिया होती है और उसमें जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है, ये सभी इतनी वृहद और इतनी विस्तृत होती है कि अत्यंत खर्चीली व्यवस्था हो जाती है। अधिनायकवाद में इस तरह के संस्थाओं की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मितव्ययी होती है और कुशल शासन व्यवस्था का आधार बनती है। कुशल मतलब तुरंत निर्णय लेना, समस्याओं का तुरंत निदान किया जाना, समस्याओं को तुरंत समझ लेना और
उसके अनुरूप जो है निर्णय लेकर के क्रियान्वित करना, ये सारे काम जितनी तेजी से, जितनी गति से अधिनायकवादी व्यवस्था में होते हैं, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में यह संभव नहीं होता। समाज या अर्थव्यवस्था में सुधार की यदि आवश्यकता है तो अधिनायकवादी व्यवस्था अत्यंत जो है प्रभावशाली दिखाई देती है प्रजातंत्र में, जहाँ नीतियों के क्रियान्वयन से पहले एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, नीतियों के निर्माण में, उस पर चर्चा परिचर्चा और विभिन्न कोणों से मतों को इकट्ठा करना, उसके बाद उनकी स्वीकृति प्राप्त करना, और फिर तत्पश्चात जो है उन जो है नीतियों का क्रियान्वयन होता है। और क्रियान्वयन के दौरान भी बहुत सारे आलोचनाएं होती हैं, और इस पर आलोचनाओं और विरोध के कारण उसकी गति शिथिल पड़ जाती है। ये सारे जो 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 समस्याएं हैं वो अधिनायकवादी व्यवस्था में कहीं दिखाई नहीं देती। बहुत ही सशक्त नेतृत्व होता है, उसके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं त्वरित गति से उसे जो है लागू किया जाता है। इसलिए किसी प्रकार के सुधार, चाहे वो सामाजिक सुधार हो, आर्थिक सुधार हो, राजनीतिक सुधार हो, ये सब भी सुधार जो है वो बहुत बहुत आसानी से अमल में लाए जा सकते हैं। आर्थिक विकास की गति बहुत तेज होती है। प्राय देखा गया है कि जिन देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है वहाँ की आर्थिक प्रगति की गति काफ़ी तेज रही है, क्योंकि वहाँ पर आर्थिक नीतियों में एक रूपता है, लंबे समय तक एक ही प्रकार की आर्थिक नीति अपनाई जाती है, इसलिए उस आर्थिक नीति से उस देश को अत्यंत लाभ होता है। प्रजातांत्रिक देशों में पहले तो आर्थिक नीतियों पर जो है कंसेंसस नहीं हो पाता, कंसेंसस हो भी पाता है तो जो है आर्थिक प्रगति के लिए जिस प्रकार के कार्य तेजी से करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस प्रकार से किया जाना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो फंड की ज़रूरत है, या ज़मीन की ज़रूरत है, भूमि की ज़रूरत है, या अन्य प्रकार की जो ज़रूरतें हैं, उस सबको जुटाने में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त एक और सबसे महत्वपूर्ण जो है गुण है अधिनायकवादी का, वह संकट काल के लिए बहुत ही उपयुक्त व्यवस्था है। संकट में इससे बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं है। संकट काल में चूंकि जो है शक्तिशाली नेतृत्व है, नेतृत्व एक व्यक्ति के हाथ में है, तुरंत कार्रवाई होती है और वो जो भी चाहे वो निर्णय ले सकता है, संकट के समाधान के अनुरूप निर्णय ले सकता है। इसलिए प्रजातंत्र में ये संभव नहीं होता। निर्णय लेने के बाद उसे जो है कई स्तर पर जो है उसका अनुमोदन कराया जाना होता है, चर्चा परिचर्चा होती है, इसलिए त्वरित निर्णय संकट काल के लिए जिसकी आवश्यकता होती है वो नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर के जो कुशलता है, तीव्रता है और नीतियों की एकरूपता है, ये मुख्य जो है आधार है या जो है शक्तिशाली पक्ष है अधिनायकवाद का, जिसके कारण यह बहुत ही मजबूत शासन प्रणाली कही जाती है। और इसलिए जो है संकट काल में जब बड़े बड़े संकट आते हैं तो उस संकट से उबारने के लिए पूरी व्यवस्था को जो रूप दिया जाता है वो अधिनायकवाद का रूप होता है। और अधिनायकवादी इसी चीज़ का लाभ उठा करके लोगों को अपने पीछे लामबंद करते हैं और अपने लिए नागरिकों में समर्थन जुटाने का काम करते हैं। तो आज इतना ही।